नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्शन में हैं। अमित शाह मिशन जाटलैंड में जुट गए हैं। अमित शाह कैराना के बाद आज मथुरा में रहेंगे और फिर गौतम बुद्ध नगर में उनका कैंपेन होगा। दिल्ली में जाट नेताओं से उन्होंने मुलाकात कर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जाट बीजेपी से नाराज नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि जाट समाज ने हमेशा बीजेपी को जिताया है और बीजेपी उनकी है। अगर कोई नाराजगी हो तो मुझसे खुद झगड़ा करे, लेकिन पार्टी से दूरी न बनाए, नाराजगी न दिखाएं। और कहीं न कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ और किसानों की नाराजगी आंदोलन में दिखी, उसके बाद से डैमेज कंट्रोल करने में अमित शाह लगे हुए हैं, क्योंकि चुनौतियां कई बार उनके सामने आई थी और उसको उन्होंने हैंडल किया था। आपको याद होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव, उस वक्त भी जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन था और उस वक्त भी मैनेज किया था अमित शाह, और इस बार भी वो मैनेज करने में लगे हुए हैं। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक खिसकने का डर है, लिहाजा जाटों को मनाने की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। 10 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उनमें जाटलैंड के अहम जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मथुरा और बुलंदशहर में वोटिंग होनी है। और उससे पहले जाट समुदाय को मनाने के लिए पश्चिमी दिल्ली के सांसद और जाट नेता परवेश वर्मा के घर बड़ी बैठक हुई, जिसमें 250 से ज्यादा जाट नेताओं ने शिरकत की। जाट समाज के नेताओं का धन्यवाद किया कि जिस समर्थन के साथ पिछले कई चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। उन्होंने सबसे फिर से एक बार विनती करी, प्रार्थना करी कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, क्योंकि चाहे जाट समाज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही राष्ट्रभक्त हैं, दोनों ही देशभक्त हैं और दोनों ही देश की सुरक्षा से प्यार करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में जाट वोट बैंक बहुत मायने रखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में जाट मतदाता करीब 17% है। 26 में से 18 जिले ऐसे हैं जहां जाटों का अच्छा खासा असर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में जाट कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन्हीं जाट मतदाताओं के दम पर बीजेपी ने 2017 में 136 सीटों में से 109 सीटों पर कब्जा जमाया था। जाटलैंड की 80% सीटों पर कब्जा जमाने में बीजेपी कामयाब हो पाई थी और यही सबसे बड़ी वजह थी कि बीजेपी 300 का आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव में पार कर पाई। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसने जाटों को काफी हद तक मना लिया है। रही सही कसर चुनावों में जाट नेताओं को आगे बढ़ाकर पूरी करने की भी पूरी प्लानिंग बीजेपी ने तैयार कर ली है। लेकिन असल में इस बार जाट किसके साथ जाएंगे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे सुलगता सवाल है। जाटलैंड में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में दरार की खबरें भी सामने आ रही है। मेरठ की सिवाल खास सीट से गठबंधन के मुस्लिम प्रत्याशी का जाट समुदाय विरोध कर रहा है। नाराज जाटों की नब्ज को पकड़कर बीजेपी ने भी इसी मुद्दे पर जाट नेताओं को मनाने की कोशिश की है। परवेश वर्मा के घर हुई अहम बैठक में बीजेपी ने यह तक कह दिया कि छोटे चौधरी यानी जयंत बाबू के लिए बीजेपी के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। ये बात अलग है कि वो इस वक्त ऐसे घर में चले गए हैं जहां सिर्फ आजम खां की ही चलेगी। इशारों इशारों में बीजेपी ने जयंत चौधरी को बड़ा ऑप्शन दे दिया है, लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। मुजफ्फरनगर दंगों में जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच पैदा हुई खाई और बीते साल में किसान आंदोलन, ये दो मुद्दे इस बार जाटलैंड की सियासत में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। जाट मतदाताओं को अपनी तरफ लाने के लिए समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर लिया है, तो बीजेपी ने भी जाट नेताओं संग शाह की बैठक का सिलसिला शुरू कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि चुनावों से पहले ऐसी कुछ और बैठक अमित शाह जाट नेताओं संग करेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बाहुल्य सीटों पर पहले 2 चरणों में वोट डाले जाने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी अमित शाह को भी बनाया गया है और इस तरह से उन्होंने जाट नेताओं से मिलना मिलाना शुरू कर दिया है।
उससे एक बात तो तय है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावों में जिसके साथ जाट उसके रहेंगे ठाठ वाली कहावत एक बार फिर सही साबित होती हुई दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जी, आप पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव होना है वो जाटलैंड में होना है और यहाँ पर जाट ये तय करते हैं कि कौन लखनऊ तक का सफर तय करेगा। और ऐसे में पुराना इतिहास आप देख लें, 14 का, 19 का, 17 का, इसमें एक तरफा वोट बीजेपी को जाट समाज से मिला है। और इस बार जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ और उसमें माना जा रहा है कि एक बड़ा समुदाय जाटों का नाराज है और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए अमित शाह ने कल एक बड़ी बैठक की थी और जाटों से बातचीत की, उनको मनाने की कोशिश की, गुड़ खिलाकर उनका मुंह मीठा किया और कहा भाई बीजेपी पर आपका हक है, आप नाराज होइए, हमसे झगड़ा करें लेकिन पार्टी से नाराज मत होइए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जाटलैंड में अमित शाह का चक्रव्यूह इस बार काम आएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल है, बीजेपी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रमनेश वत्स जी हैं, ये समीक्षक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विश्वेंद्र कुमार जी है, समीक्षक हैं और पश्चिमी यूपी के काफी जानकार है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी नमित त्यागी खुद पश्चिमी यूपी में पहुंच चुके हैं और जाटलैंड के समीकरण को टटोलने की पूरी कवायद कर रहे हैं। और सबसे पहले नमित आप ही के पास आएंगे। देखिए, इस बार जाटलैंड काफी अहम हो चुका है क्योंकि 14, 19, 17 में एक तरफा वोट बीजेपी को पड़ा था जाट समाज का। लेकिन अभी जो नाराजगी है, चूंकि आप जो है जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, लोगों से बात मुलाकात कर रहे हैं, ये नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी या कल की जो मुलाकात हुई उसके बाद से कुछ माहौल बदला है? देखिए, बिल्कुल अंजनी, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जाटों का गढ़ जाना जाता है। काफी सीटें हैं, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें, बागपत, बड़ौद, शामली, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी संख्या में जाट समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में अब यहाँ पर दो सवाल है। पहला ये कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, उस उम्मीदवारी के बाद, उस उम्मीदवारों को उतारने के बाद आरएलडी के अंदर जो खटपट देखने को मिली थी, उनके आपसी जो मतभेद थे, उससे क्या बीजेपी को फायदा होगा। दूसरा सवाल ये कि जो कल दिल्ली के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री ने लगातार जो बड़े जाट नेताओं से बातचीत की है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उससे क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल जाएगा। क्योंकि लगातार 1 से 1.5 साल तक जो किसान आंदोलन चला था, उससे किसान नेता थोड़े नाराज जरूर थे, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने उन नाराज किसान नेताओं को मना लिया है। और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, बागपत की खासतौर पर बात करें तो यहां पर फिलहाल मौजूदा जो विधायक हैं वो बीजेपी के ही हैं, योगेश दामा। पिछली बार 2017 की बात करें तो उन्होंने बसपा के उम्मीदवार अहमद हमीद को तकरीबन 30,000 वोटों से हराया था और वो अहमद हमीद अब अपना पार्टी बदलकर आरएलडी में आ गए हैं। आरएलडी ने उनको अब गठबंधन के तौर पर बागपत में उतारा है। लेकिन यहां पर दो चीजें हैं। अहमद हमीद के बारे में बताना चाहूंगा, इनके जो पिता हैं वो 5 बार बागपत से विधायक रह चुके हैं। 2012 में अंजनी अहमद हमीद बसपा से वो आरएलडी से चुनाव लड़े थे और वो आरएलडी से चुनाव हार गए थे। फिर उन्होंने 2017 में बसपा ज्वाइन किया, बसपा से चुनाव लड़े, फिर वो हार गए और अब दोबारा से उन्होंने घर वापसी करके आरएलडी में शामिल हुए हैं और आरएलडी ने उनको बागपत से टिकट दिया है। ये तो बागपत का समीकरण है। अगर पूरे पश्चिमी यूपी की बात करें, अमित, 2017 में 136 में से 109 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो जाट समाज का था। लेकिन किसान आंदोलन जो हुआ 1.5 साल तक, जो बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, माना जा रहा कि पश्चिमी यूपी के ज्यादातर किसान थे। ऐसे में एक बड़ी नाराजगी है। क्या अमित शाह अपने चक्रव्यूह के माध्यम से उन नाराजगी को दूर कर पाए में कुछ कामयाब हो रहे हैं? देखिए अंजनी, यहां पर दो चीजें समझने वाली है। पहला यह कि जो पढ़ा लिखा जाट है, यानी कि 18 से 40 साल के बीच में जिसकी उम्र है, वो हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं और जो कई मेरे बीजेपी के बड़े नेताओं से भी ऑफ द कैमरा बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो यंग जाट है, यानी कि 18 से 40 के बीच का जो जाट है, वो बीजेपी पर वोट देगा क्योंकि उसने बीजेपी का विकास देखा है। लेकिन जो अगर हम 50 साल से ऊपर की बात करें, जो पुराने जाटलैंड के नेता हैं, वो अभी भी बीजेपी से नाखुश हैं। उनका यह कहना है कि जो गन्ने के बकाया की बात करें या फिर बिजली के बिलों की बात करें, उन पर अभी भी किसान नाराज हैं। किसान आंदोलन को भले ही जो है वो खत्म करा दिया गया हो बीजेपी की तरफ से, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया हो, लेकिन अभी भी बात करें तो जो
गांव के जो कोर कट्टर जो अगर हम जाट नेताओं की बात करें, उनके अंदर अभी भी नाराजगी है। और यही वजह है कि बीजेपी के जो तमाम बड़े मंत्री हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर घर घर जाकर जाट नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी ने पिछले 5 साल में विकास किया है उसके आधार पर वो उनको वोट दे। अब दूसरा सवाल यह आ गया कि जो टिकट की जो बंटवारा हुआ है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में, उसका फायदा क्या बीजेपी को मिल पाएगा? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा है। तो सवाल है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम समझना चाहेंगे, अमित शाह को ये कहा जाता है कि चाणक्य है, और आपको याद होगा हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त जाट काफी नाराज थे और आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पे मीटिंग हुई, तमाम जाट नेताओं की माना गया, उनको मनाया गया था। एक बार फिर से जाट नेता किसान नाराज हैं और अब प्रवेश वर्मा के घर पे जो है मीटिंग हुई और खुद जो है अमित शाह उन्होंने कैराना से अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत की। पहले मथुरा से होना था लेकिन कैराना से शुरुआत की है। इससे क्या लगता है, कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, जाटों को बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका कुछ असर दिखेगा? और आज भी वो हैं जाट लाइन में ही। देखिए बिल्कुल अंजनी, इसका इफेक्ट जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाटलैंड माने जाते हैं, जो कि बड़े इलाके हैं, बागपत हो, शामली हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, वहां से भी अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, कल जो दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी, उन राज्यों के भी, उन इलाकों के भी बड़े जो नेता थे, जाट नेता संजीव बालियान की बात करें, वो उस बैठक में मौजूद थे। और कल एक बात अमित शाह ने जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि जयंत चौधरी ने एक गलत घर का चयन कर लिया है। तो क्या बीजेपी जयंत चौधरी को अपने पक्ष में लाना चाहती थी या फिर सीटों के बंटवारे में जो है वो बातचीत नहीं बन पाई? तो इतना तो तय है कि जयंत चौधरी अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो थोड़ा बहुत वोट तो जरूर कटेगा, जो जाटलैंड का वोट है वो जरूर बीजेपी को थोड़ा नुकसान जरूर होगा। हाँ, चलिए नमित, बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। अब अपने मेहमानों का रुख करते हैं, हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। मनोज भाई, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। आपने तो इस बार जो दांव चला है, ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी के चाणक्य हैं उनकी मेहनत आपने बढ़ा दी है। अभी जो आरएलडी के साथ आपने गठबंधन किया, माना जा रहा था कि जो जाट हैं बीजेपी की तरफ वोट देते थे, आपने उसमें एक जबरदस्त सेधमारी कर ली है। देखिए, मैं बड़ी माफी के साथ आपके रिपोर्टर की खबर का खंडन करते हुए आपके चैनल पे उन्हीं की जो त्रुटियां हैं उसको मैं पहले रखूं। अच्छा, उन्होंने बोला कि सर हमारी जो बीजेपी के नेताओं से बात हुई है, उनका ये नरेशन है कि जो 25 साल से 40 साल तक वाले जाट युवा हैं वो बीजेपी को वोट करें। तो ये कौन सी बात हुई? अरे आपको बात करनी है तो जाकर जाटों के बीच में बात करिए, नौजवानों से बात करिए, कि बीजेपी के नेता से बात, और तब टीवी चैनल पे बैठ के इस बात को रखेंगे कि नहीं ये बीजेपी का परसेप्शन है। ठीक, आप अपना बताइए सर। छोड़िए, नहीं देखिए, टीवी चैनल पे किसी भी पत्रकार को, किसी भी सवाल पूछने वाले एंकर को अपना बताना चाहिए। बीजेपी तो अपना बताएगी, समाजवादी पार्टी तो अपना बताएगी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया उत्तर प्रदेश में, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी और जो और हमारे तमाम सारे सहयोगी दल हैं, उन सब का ये मतलब है कि लगभग 90% जाटों का वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में आने जा रहा है। नौजवानों की अगर वोट देने की बात करती है बीजेपी या बीजेपी के लीडरान, आपके पत्रकार, तो क्या नौजवानों को 4 साल में भर्ती कोई दे पाए? कोई आर्मी की भर्ती कंप्लीट कर पाए? क्या पुलिस की कोई भर्ती कंप्लीट कर पाए? नौजवानों को रोजगार दे पाए? या नौजवानों के लिए अब तक बीजेपी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे नौजवान बीजेपी को वोट देगा? राष्ट्रवाद की आप बात करते हो तो इसी राष्ट्रवादी बच्चों को, उनके पिता को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं किस किस नाम से आप उनको पुकारते हो। ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिल जी से संपर्क हमारा हो पा रहा है? ठीक है, सूर्य प्रकाश जी, आपने ऐसा क्या कर दिया कि जाट युवा आपके पाले में आएंगे? मनोज जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं जो हमारा गठबंधन हुआ है, हम पूरी तरह से श्योर हैं कि 90% जाटों का वोट हमको मिलेगा। और इस बार पश्चिमी यूपी में जो 2017, 14, 19 में आपने जो सीट पाई थी, वो इस बार आप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि नाराजगी बहुत बड़ी है किसानों की, जाटों की भी। और मनोज जी ने जो एक पॉइंट उठाया है, आपने युवाओं के लिए क्या ऐसा किया कि वो आपके पास आएंगे? धन्यवाद जी। पहले तो जाट एकता जिंदाबाद और जाट एकता जिंदाबाद इस बात पे विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। और फिर अभी जो मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, तो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि
उनको मुसलमान, उनको पाकिस्तानी बोला गया, उनको जो है जिहादी बोला गया। तो कभी भी जाट को और जाट युवाओं का अपमान भाजपा ने नहीं किया। जो लोग पाकिस्तान की सीट पर बम फोड़ते हैं, जो लोग पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं और जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, उनको पाकिस्तानी कहा जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होगी। अभी मेरे मित्र ने बोला कि यहाँ पर क्या विकास कार्य किया, तो माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी ने वो समय याद दिलाया जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज था, बहन बेटियां सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकती। मनोज जी ने साफ साफ पूछा कि आपने युवाओं के लिए ऐसा क्या किया जो जाट युवा आपको वोट करें। हाँ, मैं वही बताने चाह रहा हूँ ना। हाँ, युवाओं को हमने सुरक्षा दी। आप देखिए इस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कल बताया कि वो समय भी आप याद कीजिए जब प्रदेश के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकती थी। जब अंधेरा होता था तो सबसे पहले बहन बेटियां घर में आ जाती थी वापस। और जो अभी मेरे मित्र ने बोला कि नौकरियां कौन सी थी, तो मैं इनको याद दिला देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 4,70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई, जिसके अंदर समाज के सभी वर्गों को स्थान दिया गया। जब आपका समय था तब आप लोगों ने 1.5 लाख नौकरियां दी थी और 1.5 लाख नौकरियों में भी केवल मुसलमान और यादवों का नाम था, उसके अलावा कोई व्यक्ति होता नहीं। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जो अभी आपने देखी उम्मीदवारों की, उनमें वो कौन लोग हैं? उनमें वो वही लोग हैं जिन्होंने 2013 के अंदर जाट भाइयों की हत्याएं की थी, वहां दंगा किया था, वो दंगाई थे, वहां पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था। और वही जाट भाई है हमारे जिनके ऊपर झूठे मुकदमे समाजवादी पार्टी ने दिए। और अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने 2019-20 के अंदर जो झूठे मुकदमे जाट भाइयों के ऊपर दिए गए थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ने वापस। ठीक है, तो इससे जो किसानों की नाराजगी थी, जो एक साल तक वो लोग जो बॉर्डर पे जमे हुए थे, वो एक साल तक जो किसान बॉर्डर पे जमे हुए थे, खासकर पश्चिमी यूपी के तमाम लोग थे, उनकी नाराजगी आप कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, वहां पर आपकी आवाज कट रही है। हेलो, ठीक है, आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए। इस प्रकार की चर्चा की गई और वहां पर जो मांगे जाट भाइयों की थी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का नामांतरण जो है वो जाट महापुरुष के नाम पे होना चाहिए, तो माननीय गृह मंत्री जी ने बोला कि हाँ बिल्कुल, अभी तक शिलान्यास हुआ है, आगे इस पर विचार किया जाएगा। जिस प्रकार से रजन के अंदर बनना एक साल तक लोग धरने पर बैठे थे, वो जेवर एयरपोर्ट का नाम करने के लिए बैठे थे, वो लोग जो बॉर्डर पर बैठे थे, ये लोग किसान भाई। देखिए अंजलि जी, जो आंदोलनकारी भाई थे हमारे, हाँ। उनका भी उनकी मांगे मानी गई, उनका सम्मान किया गया, जो उन्होंने कहा था वो सब माना गया। ये अपने आप में ऐतिहासिक सरकार है। और मैं एक लाइन और याद दिलाना चाहता हूं कि जयंत चौधरी जी के बारे में, कि चौधरी चरण सिंह जी जब थे तो वो बोलते थे कि जिस गाड़ी में सबका बैठा खुलता, याद दिलाया तो। और आज गलत सामने गए, उन्हें याद करना चाहिए पहले क्या प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का जंगल राज था, जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को केवल और केवल आतंक का गढ़ बनाया गया था, केवल और केवल गुंडाई होती थी, आज वहां निवेश आ रहा है। जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है पिछले 5 साल के अंदर। मतलब आप कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में निवेश आया है और पुरानी सरकारों में वहां पे जंगल राज था, इस बिना पे आपको लोग वोट देंगे। ठीक है, विश्वेंद्र जी हमारे साथ हैं, समीक्षक हैं और पश्चिमी यूपी के बड़े जानकार हैं, यहाँ की सियासत को बड़े करीब से देखते हैं, समझते हैं। विश्वेंद्र जी, चर्चा में आपको लाते हैं। देखिए, पश्चिमी यूपी में जाट एक बड़ा फैक्टर होता है और अभी तक का जो इतिहास रहा है वो बीजेपी के पाले में ज्यादातर उनका वोट पड़ा है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन को देखते हुए क्या लगता है आपको, और जो आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ है, इन सब के बीच आपका आकलन क्या करता है? क्या 14, 19 और 17 में जिस तरीके से जाट समाज का वोट बीजेपी को पड़ा था वो इस बार पड़ेगा, क्योंकि चिंता बढ़ गई है बीजेपी की और लगातार मान मनोबल की कोशिश की जा रही है? अंजलि जी,
अच्छा सवाल है जी। थोड़ा सा 14, 17, 19 में जाट की वोट किस प्रकार से मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। सबसे बड़ा इशू था कि 27 अगस्त 2013 को कव्वाल मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था। उस कांड की वजह से 7 सितंबर को एक पंचायत, बड़ी पंचायत हुई थी। उस पंचायत में संजीव बालियान से लेकर जाके नरेश टिकैत और कुछ जाट नेता थे, दूसरे संगीत सोम जी भी और दूसरे नेता थे। वहां वास्तव में जब घर आ रहे थे तो वहां पर और ज्यादा हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया था, बहुत बड़ा बना। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में ही पूरे भारत में मैसेज गया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिला। लेकिन ये नहीं भूल सकते आप कि वो लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मिला, 17 मिला, 19 में मिला। लेकिन आज जाट वो कहता है कि हमारे मुद्दे थे, कई मुद्दे उनके थे कि आरक्षण का मुद्दा था जो 2014 में कांग्रेस ने दिया था और उसको भी आज वो दे रहे हैं और वो मुद्दा उनका फोन पड़ा हुआ है। और 2017 में फरवरी माह में वीरेंद्र सिंह भारत सरकार के मंत्री थे, उनके घर पर मीटिंग हुई थी, जाट को आरक्षण भी दिया जाएगा और जाट के मुद्दे जो है वो भी दिए जाएंगे। ऐसी मीटिंग 2014 के संबंध में मेरठ में हुई थी, तो वहां कई बातें की गई थी। कल भी एक मीटिंग हुई है जो परवेश वर्मा जी के यहाँ पर मीटिंग हुई है, लेकिन उन सभी के बाद जो 250 जाट नेता थे वो इस बात तक तो खुश है कि यहाँ विकास हुआ है, सड़कों का, सुरक्षा का एक बहुत अच्छा मुद्दा था, बहुत अच्छा लाभ हुआ है, यहाँ तक तो खुश है। संजीव बालियान के अच्छे काम है, सत्यपाल जी अच्छे काम है, जाट नेता अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो खुश है। परवेश वर्मा जी क्षेत्र में जाते हैं और पश्चिम यूपी में उनका थोड़ा सा उनके पिताजी की वजह से, साहब सिंह वर्मा जी की वजह से अच्छी पकड़ है उनकी और वहां के जाट लोग मानते हैं, इसलिए कल मीटिंग रखी गई इनके परवेश वर्मा जी के यहाँ। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, लेकिन जाट जो चूंकि किसान है बहुसंख्यक, वो जाट 13 महीने देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा रहा 13 महीने तक का, और उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहे लेकिन उनको सारे नाम दिए गए, वो जाट भूल नहीं पा रहा है। उसे वो बार बार याद करता है कि हमें चोर, बदमाश, खालिस्तानी सब कुछ कहा है। और हमारे मुद्दे आज भी एक खास बात है अंजलि जी, 1 मिनट और चाहूंगा। आज भी राकेश टिकैत तभी जवाब में कहे या नरेश टिकैत की साफ कह रहे किसान नेता युद्धवीर जी भी कि हमारा जो विषय है किसान का वो अधूरा पड़ा है, हमारे बिल वापस जरूर लेंगे। जो हमने मांगा ही था हमें दिया और वापस नहीं दिया, हमारे हल करे ना। हमारा आरक्षण जो जाट कहते हैं, गन्ना का जो भाव था वो भाव 25 रुपए 5 साल में बढ़ा है, इससे बहुत नाराजगी है। एक बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशु की। आवारा पशु की वजह से किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश का, पूरा उत्तर प्रदेश का बहुत दुखी है। ठीक है, और ये बहुत कई मुद्दों की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है सर। आरक्षण और गन्ने का दाम और इसके अलावा जो आवारा पशु हैं, ये भी एक नाराजगी है। और सबसे बड़ी नाराजगी जिसकी तरफ मनोज जी भी कह रहे हैं कि आंदोलन के दौरान कई तरह की उपमाओं से नवाजा गया था किसानों को, और उसको किसानों ने, जाटों ने अपने दिल के ऊपर लिया। हालांकि बीजेपी कह रही कि हमने सभी किसानों को नहीं बोला था, हमने उनको बोला जो झंडा लहरा रहे थे। ठीक है, रमनीश जी ये भी है हमारे साथ, समीक्षक हैं। रमनीश जी आपके पास आते हैं। अब देखिए, अमित शाह ने पूरा जोर लगा रखा है क्योंकि इस बार का जो माहौल है वो पिछली बार जैसा नहीं है, 14, 17, 19 वाला नहीं है। और एक बड़ा फैक्टर जिसकी तरफ विश्वेंद्र जी ने इशारा किया कि 2013 में जो दंगे हुए थे उसका फायदा बीजेपी को मिला था। आज 2022 है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या एक बार फिर से आप जाट बनाम मुस्लिम बीजेपी करना चाहती है और इसी बहाने जाटों की गोलबंदी करेगी? देखिए अंजनी जी, जाट बनाम मुस्लिम ऐसा कुछ बीजेपी तो मुझे नहीं लगता कुछ करने जा रही। लेकिन हाँ, एक जरूर मैं इशारा करना चाहूंगा, ये जो गठबंधन है सपा और रालोद का, वो बड़ा बेमेल गठबंधन लगता है मुझे। क्यों? इसलिए लगता है कि मैं बेमेल इसलिए कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि जाट जो समाज है, खास करके हम सबको पता है, आन बान शान के लिए, देश के राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला तैयार
रहता है वो जाट समाज। ठीक और है। आप देखिए उनके साथ जो अत्याचार किया गया था 2013 की आप सबको घटना है, और आजम खान की जो बर्बरता है, लोग अभी भी जाट जो समुदाय है, वो जाट कौम जो वो भूला नहीं है। आज जहां तक बात करते हैं राष्ट्रवादी सूरवीर योद्धा कौम जाट, हम लोग जैसा कि जानते हैं आजादी में लड़ने वाले जाट के अंदर आपने हम सब ने देखा सुना होगा यहाँ बीजेपी के कुछ नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को खालिस्तानी तमाम तरह के जो नाम दिए थे, वो जो नाराजगी है किस तरह के वो नाराजगी का कैसे मनाएंगे बीजेपी वाले? मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ। हाँ। मैंने जैसा कि उदाहरण दिया कि जाट के अंदर आजादी पे मर मिटने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सूरजमल, राजा नाहर सिंह, श्यामल तुमर जैसे योद्धा हुए हों, हाँ। उनके वंशजों को, जाट समुदाय को किस तरह से बर्बरता पूर्वक आपने देखा होगा 2013 में जेल में बंद कर दिया जाता था। आजम खान का फोन आता था कि इनके ऊपर देखा जाए तो उनके नस्लों को खत्म कर दो, इस तरह की भाषा का यूज किया जाता था। जहां तक किसान आंदोलन की बात करते हैं तो किसान आंदोलन ने एक बहुत बड़ा डेंट लगाया है। हाँ। और इसमें जो है लहलहाती फसलों की तरह जिस तरह से देखा है, उसको काटने का काम जो है समाजवादी पार्टी और रालोद के पास चांस है, मौका है, लेकिन ये मौका गवा चुके हैं। इस रुख में कि मैं आपको कल की घटना याद दिलाता हूं कि मनोज भाई हंस रहे हैं। बीजेपी ठीक है मनोज भाई, आपके पास आएंगे, आप बहुत खुश हुए, मुस्कुरा रहे, ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे। चर्चा इस बात की हो रही है कि जाटलैंड में अमित शाह ने चक्रव्यूह रचा है। अब क्या इस चक्रव्यूह में सपा आरएलडी फंसेंगे? क्या जाट समाज के लोग एक बार फिर से बीजेपी की तरफ आएंगे? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले जो चर्चा हुई, जिसमें कुछ समीक्षकों ने अपनी बात रखी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन हुआ, उसमें सिवाल खास सीट पे जो एक नाराजगी हुई है, उसका फायदा बीजेपी उठा सकेगी। क्योंकि पिछली बार 2013 में जो हुआ था कि अगर जाट और मुसलमान एक रहते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, और यहाँ पर जिस तरीके से जाट समाज के लोग नाराज हैं, इसको भुनाने की पूरी कवायद की जाएगी। मनोज जी देखिए, ये तो जो सिवाल खास वाला मुद्दा था, ठीक है, समीक्षक अपने अपने साथ समीक्षा करते हैं, लेकिन ये वाला एक बड़ा मुद्दा तो था कि सिवाल खास जाट बाहुल इलाका था और यहाँ पर आपने गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया। इससे जाट समाज के लोग नाराज हैं, दिल्ली में प्रदर्शन भी किया गया, तो ये कहीं न कहीं डेंट करेगा आपके गठबंधन को और बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की संख्या तो बड़ी तादाद में है, वहां तो कोई भी मुसलमान नहीं लड़ रहा है, वहां तो सारे जाट लड़ रहे हैं, और वहां बड़ी तादाद एक बड़ा नंबर है पूरे जिले में। लेकिन ये मुद्दा नहीं, ये तो देखिए आपके गठबंधन के साथी ऐसा बोल रहे हैं ना, आपके साथी ही नाराज हैं, आपके साथी के जो नेता हैं। देखिए, जब आप बड़ी राजनीति कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे 1 लाख सीटों पे तमाम के मुझे मुस्कुराहट और हंसी इस बात किया है कि रमेश वस्त जी ने हमारे गठबंधन को बेमेल का, और संजय निषाद आप बेहतर तरीके से जानते हैं, संजय निषाद को, निषाद पार्टी को अंजनी कुमार थी गोरखपुर वाले, संजय निषाद तो बीजेपी के साथ इस वक्त अपनी गलभैया डाल के गठबंधन किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के पिता तो दशरथ थे ही नहीं। अब हर जी को वो वाला गठबंधन पता नहीं कैसा लगा, वो वाला मेल वाला। आऊंगा आप नोट कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात, हमारा गठबंधन जो है वो मुद्दों के आधार पे है, और समाजवादी पार्टी की विचारधारा और आरएलडी की विचारधारा 1 दशक पुरानी नहीं है, कई दशक पुरानी है, और लगभग समानता है, एक ही तरह की सोच है, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, गरीबों के हो, मजदूरों के हो, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति है उस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी उस राजनीति को लगातार करती रही। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ जी, तो किसान शहीद हुए, डबल इंजन की सरकार के पास कंगालियत आ गई थी, भिखमंगियत आ गई थी, वो भिखारी हो गए थे, कंगाल हो गए थे कि 1 रुपए उन शहीद किसानों के घर वालों को देने की जहमत तक नहीं उठाए। समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार उन परिवारों को जो शहीद हो गए उन्हें 25-25 लाख रुपए का सहायता राशि प्रदान करेगी, क्योंकि उन्होंने आंदोलन करते हुए अपने परिवार को खोया। हमने गाली नहीं दी है उन किसानों को, हमने उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी नहीं कहा है। अरे तो जो लोग झंडा वहां लहरा रहे थे तो उनको आप क्या कहेंगे? भाई झंडा तो लहराया गया था ना आंदोलन में। झंडे वाली घटना 26 जनवरी की थी। नहीं, उसके पहले भी कई बार वहां झंडे लहराए गए थे सर, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे।
अंजनी अंजनी जी हम सब ने देखा था। आऊंगा मैं सवाल कर रहा हूँ सर, मैं सवाल कर रहा हूँ सर, दुनिया ने देखा, मैं सवाल खुद कर रहा हूँ सर। की घटना घटित होती है, हाँ तब उसमें इस तरह के सवाल मैं आ रहा हूँ सर, आप के पास आ रहा हूँ सर, एक बार बोल लीजिए। हाँ आप नोट कर लीजिए। हाँ सुन लीजिए जी। जब हाथरस की घटना घटित होती है तो वहां पे विदेशी फंडिंग आ जाता है दंगे के लिए। जब हमारे लखीमपुर की घटना घटित होती तब वहां खालिस्तानियों का झंडा आ जाता है। जब उत्तर प्रदेश में कोई बात होती तो कोई ना कोई फंडिंग का झंडा आ जाता है। यही बीजेपी की सरकार है क्या? बीजेपी की सरकार झंडा और टेरर फंडिंग और विदेशी फंडिंग को नहीं रोक सकती तो देश में और क्या कर सकती? ये भी तो मैं पूछता हूँ। अब आप तो देखिए चित भी मेरी पट भी मेरी कर रहे हैं। अगर किसान आंदोलन में किसानों के बीच में किसी ने झंडा लहरा दिया तो आप सरकार को दोषी दोगे। अगर उस पर सरकार हमला करती नहीं, अगर उस पर सरकार सवाल उठा दी तो आप कह रहे हैं देखो किसानों को कह रहे हैं, दोनों बातें आप कह रहे हैं, कैसे होगा? कौन झंडा था खालिस्तानियों का है? हाँ कौन सा झंडा खालिस्तानियों का? आपको नजर नहीं आया जो आंदोलन के दौरान? हमें नजर आया, हमें सब कुछ नजर आया। हाँ हमें बीजेपी लेकिन देखिए आप तो अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं उसको, आप उसको अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, बीजेपी अपने से देख रही है। मैं अपने चश्मे से नहीं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं सरकार और जनता के नजरिए के बीच में क्या नजरिया? अगर जिन लोगों ने झंडा लहराया उनको बोला गया कि ये लोग जो है खालिस्तानी थे, तो आप कहने नहीं देखो किसानों को बोल रहे हैं, आप बोले किसानों को कह रहे हैं। एक मिनट जिस व्यक्ति ने लाल किले पे झंडा फहराया वो व्यक्ति की फोटोज किसके साथ थी ये बताइए? नहीं सिर्फ हम लाल किले की बात नहीं कर रहे, आंदोलन के दौरान भी झंडे लहराए गए थे सर। आंदोलन के दौरान से फहराए गए, लेकिन जिसने लाल किले पे दूसरा भगवा झंडा या जो भी किसी धर्म का झंडा फहराया उसकी फोटो किसके साथ थी? सनी देओल के साथ थी कि नहीं थी? अमित शाह के साथ थी कि नहीं थी? उसने किसको कहा? उसने कहा हम कांग्रेस को, उसने कांग्रेस को कहा हम उसको समर्थन देंगे चुनाव में। आप क्या कहेंगे? आप नहीं फोटो सनी देओल अभिनेता कोई भी खिंचवा सकता है। ये अरे वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। हाँ ठीक है, नहीं वो तो कह रहा है हम कांग्रेस को, वो तो कह रहा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, वो तो कांग्रेस के लिए समर्थन की बात कर रहा है। पंजाब चुनाव में कहला सकती है बीजेपी, सब कुछ कहला सकती है, सब कुछ करवा सकती है। अच्छा ठीक है, मतलब सब कुछ बीजेपी करवा सकती है, ये समाजवादी पार्टी कहना ठीक है। सूर्य प्रकाश जी आप जवाब दीजिए। देखिए अंजनी जी, अभी मैं जब सुन रहा था मनोज यादव जी को, मुझे 4 लाइनें याद आ गई हैं। मिली थी हवाओं में सांस लेने की इजाजत और वो नमक हराम इसी में जहर घोरने लगे। ये जो जिन्ना की औलादे हैं जिनके दिल में पाकिस्तान है, यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि झंडा कब लहराया गया। इनको याद नहीं है कि चर्चिल की इमाम की फोटो लहराई गई थी। इनको याद नहीं है कि जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशाल्लाह कहा था, उनका झंडा लहराया गया था वहां पर। ये यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। इनके राज में किस प्रकार से हर मंदिर की घंटियां अजान के समय पुलिस वाले पकड़ के खड़े हो जाते थे। इनके राज के अंदर हर थाने पर 2 मुस्लिम पुलिस वाले होने चाहिए। जनता थी इनके राज में ये 500 लोगों की मृत्यु की बात करते हैं। जिस प्रकार से भाइयों को काटा था, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए थे, सैनिक का बलात्कार हुआ था, ये यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। बलात्कार करने वाले कुलदीप तुम हमें मत बताओ। ठीक है, चलिए अब भाई सूर्यप्रकाश जवाब दे दीजिए उनको, इसके बाद हम चलते हैं विश्वेंद्र जी के पास चलेंगे। ठीक है, अरे नहीं थोड़ा धैर्य रखो, कोई बात नहीं सर। देखिए मनोज जी कोई बात नहीं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, ये होता रहता है। ठीक है, गलतियां हो जाती है और गायत्री प्रजापति बेचारे बेकसूर आदमी थे, फौजी भाई है। ठीक है, अब आते हैं जाट लाइन पे। अरे देखिए हमारे साथ एक और समीक्षक बैठे हैं रमेश जी, मैं उनके पास भी चलूंगा। सियासी बातें होंगी ही, लेकिन देखिए हाँ बिल्कुल। देखिए उनके कौन दूध का धुला है, वो जनता देख रही है। कौन दूध का धुला है जनता देख रही है। दे रही थी लगातार
ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे, अब आते हैं मुद्दे पे। मनोज जी मैं आता हूँ मुद्दे पे। अरे नहीं, देखिए जब बात होती है यहाँ बैठकर जेल दे रहे हैं हमको, इनको झंडा नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ पर आजाद कराने के लिए झंडा लहराए जा रहे थे, इनके कागज हो गया जिन्ना पाकिस्तान आप लोगों का हो गया जिन्ना पाकिस्तान। मुझे लग ही रहा था कि अब जिन्ना पाकिस्तान का आना बेहद जरूरी हो गया, बिना उसके चुनाव आप लोग जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, विश्वेंद्र कुमार जी को डिबेट बनाते हैं। विश्वेंद्र कुमार जी देखिए, अब जो बात आप कह रहे थे कि 2013 वाला जो प्रकरण आपने याद दिलाया था, अभी आप देखिए यहाँ पे जिन्ना की बात शुरू हो गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता है, अब बीजेपी के पिच पे बैटिंग करोगे तो बीजेपी वाले छक्का तो मारेंगे ही। तो अब मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, अखिलेश यादव का बयान है, मैं गलत बात नहीं करता। भाई देखिए जो बयान जो देता है मैं वही बोलता हूँ। अरे सूर्य प्रकाश जी मैं बोल रहा हूँ, सूर्य प्रकाश जी मैं सवाल ले रहा हूँ। नहीं सूर्य प्रकाश जी, मैं दोनों से सवाल ले रहा हूँ। मनोज जी ठीक है, अरे विश्वेंद्र जी को आने दीजिए, विश्वेंद्र जी को आने दीजिए, मनोज जी विश्वेंद्र जी को आने दीजिए। अब आप लोग अच्छा ठीक है, आप दोनों लोग, मनोज भाई आप भी, सूर्य प्रकाश जी आप दोनों लोग पानी पीजिए। हम तब तक जो विश्वेंद्र जी के पास चलेंगे। विश्वेंद्र जी, जो मेरा सवाल था 2013 का जिक्र आपने किया और अभी आपने सुना कि अखिलेश यादव कह रहे भाई पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन हो नहीं सकता, चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जिन्ना की बात, अरे नहीं सुनिए अब आप घुमाइए मत। अब मेरे अपने मेहमान के पास जाने दीजिए, मेरे मेहमान के पास जाने दीजिए। तीर कमान से निकल चुका है मनोज भाई, निकल चुका है। आप एक वर्ग का वोट लेने के लिए कभी जिन्ना की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं जी। अब विश्वेंद्र जी आपके पास आते हैं, क्या अब इसका असर दिखेगा? क्योंकि देखिए जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री तो हो ही गई है और ये बीजेपी के पिच है। अगर बीजेपी के पिच पे आप बॉलिंग करोगे तो छक्का तो लगेगा ही। हाँ देखो अंजनी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये अपना चैनल न्यूज इंडिया बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। हाँ, और मैं प्रार्थना करूंगा मेरे पैनल भाइयों से कि आप स्काइप पर है। हाँ, उसका ध्यान रखें सर जी। उसमें आवाज डिस्टर्ब होती है, अच्छा क्लियर नहीं होता, हमारे दर्शक जो सुनते हैं मैसेज नहीं पहुंच पाता अच्छे से। पॉइंट अपनी बारी से अच्छे से बोले जी। नंबर 2, आपने क्या जाट की बात जी दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा जी विशेष तौर पर कि जाट एक वो कौम है जो योद्धा कौम है। जाट वो कौम मानी जाती है जो देश के लिए मर मिटती है। जाट वो कौम मानी जाती है जिसके उदाहरण हनुमान के रूप में दिया जाता है कि हनुमान जी ने पूरा जीवन श्री राम के परिवार के लिए, श्री राम के लिए लगा दिया। जाट को भी ऐसा मानते हैं कि चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज का, धर्म का हो, जाट उसके लिए, उसके सहयोग करने के लिए या पीड़ित के लिए या शोषित के लिए खड़ा होता है और लड़ता है और मर जाता है। ये जाट की पहचान है। मेरे दोस्त ने महाराजा सूरजमल की बात की, उनका अजय योद्धा थे महाराजा सूरजमल, ये अच्छी बात की, मैं धन्यवाद दूंगा रजनीश जी को। उनके अलावा चाहे महेंद्र प्रताप जी हो या दूसरे जाट योद्धा हो। अब मैं बात एक और कहनी चाहूंगा, उनके महापुरुषों का सम्मान तभी बढ़ेगा अगर जाट के जो भाषा है या जाट के प्रति जो दूसरे लोगों के व्यवहार है वो अच्छे रहने चाहिए। यहां मैं देख रहा हूं एक खास बात कि जाट की एक स्टोरी पे लेके चलेगा थोड़ा सा अजय जी, कि जाट, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जिक्र करता हूं थोड़ा सा। बागपत जनपद में चलते हैं तो सत्यपाल सिंह जो कमिश्नर है, आज जाट में पैठ है अच्छी। वहां 3 एमएलए हैं और तीनों ही एमएलए भारतीय जनता पार्टी में इस समय है और जाट है। उसके अलावा मुजफ्फरनगर जाते हैं संजीव बालियान जी है और अच्छी पकड़ रखते हैं जाट पर समय, जाट समाज में। भारतेंदु जी बिजनौर में है और जाट समाज पकड़ है। उसके अलावा वापस मथुरा की मैं बात करता हूं जो चौधरी लक्ष्मी नारायण जी है, ये भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी जी अमरोहा मुरादाबाद साइड से हैं, वो जाट में पकड़ रखते हैं। लेकिन ये नहीं भूला जा सकता कि पकड़ के बावजूद भी विपक्ष में भी जाट नेता है। जयंत चौधरी जिस प्रकार से इस बार मेहनत कर रहे हैं इस पूरी राजनीति में, हमें लगता है चाणक्य के बाद, अमित शाह के बाद अगर मेहनत करने वाले हैं तो जयंत चौधरी हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता है। उस पार्टी को जो एक अच्छा, अब सर आप जो अमित शाह के बारे में समझ लेते हैं,
वो पहले जब तारीखों का ऐलान हुआ तो पहले माना जा रहा था कि वो मथुरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्होंने प्लान चेंज किया, कैराना से शुरुआत की, अभी वो मथुरा में है, इसके बाद वो गौतम बुद्ध नगर भी आएंगे। तो क्या माना जाए कि इसके पीछे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जाटों को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है? क्योंकि आपने देखा होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी जाट समाज के लोग नाराज थे आरक्षण को लेके, तो उस वक्त भी चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पर मीटिंग हुई थी और एक बड़ा तबका उसको मनाया गया था। तो इस बार उनकी क्या रणनीति रहेगी और कितने कामयाब होंगे, क्या देख पा रहे हैं आप? और आज के जो दो दौरे हैं उसको भी आप ध्यान में रख के आज आकलन क्या कहता है? देखो अंजनी सिंह जी, में ये भी अच्छा लिया आपने सब्जेक्ट कि हरियाणा का प्रभाव पड़ा था, वो मीटिंग की थी। हाँ। उत्तर प्रदेश के तीनों चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज की मीटिंग की थी और मैं उन सभी मीटिंग में उपस्थित था, चाहे प्रवेश वर्मा जी के यहाँ पर हुई हो या वीरेंद्र सिंह के यहाँ मेरठ में हुई थी। हाँ। या दिल्ली अन्य जगह हुई थी। अब मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अमित शाह जी ने जो नुकसान था वो भरपाई करने की कोशिश की है, लेकिन जयंत को सहानुभूति लहर यह भी है कि उनके पिता चौधरी अजीत सिंह जो इसी दौरान एक्सपायर हुए हैं, तो एक युवा को सहयोग देने की कोशिश की जा रही है। हाँ। तो वो भी एक कारण है कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत को तरफ कुछ झुकाव युवा का भी आ चुका है। अच्छा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के रूप में आ रहा है। आपने कहा कि उसके अलावा मैं उधर में ये भी कहना चाहूंगा, उनके अलावा भी जाट कई नेता राष्ट्रीय लोकदल या भारतीय समाजवादी पार्टी के पास है। किरणपाल सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री रहे, बुलंदशहर साइड से वो उनके पास में है। या इधर की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल के तो बड़ा चेहरा है, पर उनके अलावा भी कई नेता है। अच्छा। संजय लाठर जी या जो चौधरी साहब है समाजवादी पार्टी में जी, माफी चाहूंगा नाम मिस कर रहा हूँ, जो गाजियाबाद से है। बताया जी जी हाँ जी, तो उनकी भी ऐसी बात नहीं, समाज में पहचान है। हाँ हाँ। अच्छा, एक सवाल इसमें और ले लेंगे सर, ये जो सिवाल खास वाली सीट की बात आ रही है जिसमें जाट लोग नाराज लग रहे हैं, इसका क्या गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? आपका आकलन क्या कहता है? देखो सर, बिल्कुल अच्छी अंजनी जी पूछा आपने सवाल। हाँ। ये खास बात है, इसका नुकसान जितना हो उससे ज्यादा बीजेपी को फायदा कुछ और हो रहा है। अच्छा, किसी की नजर कम जा रही है। हाँ, बड़ा बताइए आप। देखो सिवाल खास पे तो राजकुमार सागवान जी जो थे, हाँ। उन्होंने पूरा, वो एक अच्छे नेता माने जाते हैं, ईमानदार है और छात्र राजनीति से इस राजनीति में है, वो छात्र नेता रहे हैं, तो उन्होंने पूर्ण समर्थन को सिवाल खास में दे दिया, तो वहां तो मजबूती बन जाएगी। लेकिन बड़ा डेंट दूसरा होगा, जो बहुजन समाज पार्टी ने मोमडन्स कैंडिडेट उतारे हर उस सीट पर जहां गठबंधन मजबूत था। मैं बात करूंगा एग्जांपल सिवाल खास की, तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी का मोमडन कैंडिडेट है। हाँ। तो वो वोट बटेगी, उससे ज्यादा नुकसान वहां होगा। राजकुमार सागवान वापस आ चुके हैं और वो इनको गठबंधन के प्रत्याशी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। अच्छा। लेकिन अंदर खाते प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन उसके अलावा मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं, जो भाजपा को बड़ा फायदा होने वाला है, बुढ़ाना की सीट थी, जिस सीट पर गठबंधन का प्रत्याशी अशरफ अली था और बसपा का प्रत्याशी था राजकुमार सैनी। हाँ। लेकिन अशरफ अली के आते ही राजकुमार सैनी को बसपा ने हटाया और मोमडन्स को ले आए वहां पर जहीर मलिक को। अच्छा। तो क्या हुआ, वोट का बंटवारा होगा। ऐसे ही चाहे खतौली सीट हो या बहुत सारी सीट ऐसी ये चिंता है एक समाजवादी पार्टी की होगी, क्योंकि इसमें देखिए बीएसपी हो चाहे ओवैसी की पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियां हैं, कांग्रेस का भी कुछ वोट बैंक है, ये थोड़ा सपा और एलडी गठबंधन के लिए थोड़ा सा नुकसान करेगा। अब रमनीश जी आपके पास आएंगे, और रमनीश जी आपके पास आते हैं। अमित शाह जिस तरीके से कैराना से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करते हैं जितारीखों के ऐलान के बाद, आज वो मथुरा में रहेंगे, फिर गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे, तो ये जो उनका दौरा है, क्या आपको लगता है कि जो पिछले बार जिस तरीके से उन्होंने जाटों को मनाया था, इस बार जो नाराजगी उनको कम कर पाएंगे? मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, तमाम जगहों पर वो खुद जो है मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा कि अंजनी जी हम सबने देखा कि 2014 हो, 17 हो, 19 में प्रचंड वोट, मतलब प्रचंड बहुमत मिला था, खास करके पश्चिमी यूपी ने। हाँ। और जाटलैंड जिसको माना जाता है, जिसमें आपने देखा मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, सहारनपुर, सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, इन्होंने जम करके बीजेपी को वोट किया था। इसका कारण हम सब जानते हैं, 2013 में जो दंगे का जो दंश झेला था जाट के खास करके समुदाय ने, उसके वजह से भी है। क्योंकि जाट जो समुदाय है सूरवीर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। सर आपने तारीफ तो कर दी, अब आपका आकलन क्या, डेंट कैसे डेंट को आप सही करेंगे? प्रतिशत वोट बीजेपी ने 2017 में मिला था और 136 में से 109 सीटें। इस बार का देखिए
आप सब हम सब जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में, जानते हैं कि किसान जो है खास करके पश्चिमी यूपी के किसान जो खास करके वो लोग थोड़े से नाराज हैं। नाराजगी दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आपने देखा कि किसानों के हित के लिए फिर से जो किसान बिल जो है उसको वापसी की गई है। ये सारे चीजों को ध्यान में बीजेपी कर रही है। ठीक, अब मैं आपको सबको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले सरकार में हम सब ने देखा होगा कि जो 10 साल में भुगतान गन्ना किसान को भुगतान हुआ था, मात्र 5 साल में आपने देखा 1.5 लाख करोड़ का भुगतान बीजेपी ने किया। जो गन्ना किसानों को 6 महीने से 8 महीने, मनोज जी हाथ में जुड़िए, आप तर्कों के साथ खंडन करिएगा। 2 महीने में गन्ने वाले में आप तर्कों के साथ खंडन करिएगा। गन्ना किसानों का भुगतान किया गया योगी जी की सरकार में। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए जाट जो समुदाय है, इस बार भी आप देखेंगे कि अमित शाह जो खास नीतिकार माने विश्वेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि गन्ना बहुत बड़ा मुद्दा था। इस पे जो है मनोज जी हाथ जोड़ रहे थे। मैं आऊंगा रमनीश जी। मनोज जी हाँ, खास करके आपने देखा होगा कि चाहे हैदराबाद निकाय चुनाव हो, चाहे आप विधानसभा यूपी विधानसभा का चुनाव है, चाहे लोकसभा, कहीं पे भी अमित शाह की रणनीति चलती है। इस बार भी आप चलिए वो देखेंगे क्या होगा। लेकिन गन्ने का जो आपने प्रश्न उठाया था, नहीं ठीक है सर, गन्ने का जो आपने प्रश्न उठाया था उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ा गया कि आपने जो तर्क दिया उससे वो संतुष्ट नहीं है। अब मनोज जी अब आप अपना तर्क रखिएगा, जनता देख रही है कि आपने अपने 5 सालों में कितने गन्ने का भुगतान किया था, और इसके बाद हम बीजेपी का भी आकलन करेंगे। हमारे साथ विश्वेंद्र जी हैं जो बड़े करीबी से इस पर नजर बनाए हुए। मनोज जी अपना तर्क रखिए आप। देखिए, जाट लैंड को गन्ना की भी भूमि कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे मुख्य रूप से फसल के रूप में उगाई जाती है और किसानों उस पर निर्भरता भी है किसान। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने उपज पैदा कर, उनकी पैदावार ज्यादा, आपने अगर ज्यादा भुगतान किया तो फिर बकाया किस बात का सर? मैं देखिए तर्कों पे बात हो सर, तर्कों पे बात हो। 5 साल में समाजवादी पार्टी ने कितना भुगतान किया? सर पहले अपना आप अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए। 5 साल में आपने कितना भुगतान किया था, फिर मैं पूछूंगा कि इन्होंने कितना किया है। आप अपना बता दीजिए। बकाया भाई 2.5-3 साल का बकाया कैसे था फिर किसानों का? आज समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बढ़ाया गया 65 रुपए गन्ने के दामों के। कितना दाम बढ़ाया आपने? 65 रुपए। बीजेपी ने कितना दाम बढ़ाया आपने? 65 रुपए। अरे कोर्ट से आपको फटकार लगी थी सर, आप कैसे कर रहे हैं 65 रुपए? कितना आपके पिछला बकाया जो सपा सरकार में जो बचे थे वो भी योगी सरकार ने। अच्छा, अरे रमनीश जी बीच में नहीं, रमनीश जी, अरे रमनीश जी देखिए हम लोग अभी देखिए अभी उन्होंने विश्वेंद्र जी ने क्या बोला, हम लोग स्काइप से बात कर रहे हैं, बीच में बोले तो समझ नहीं आएगा। बहुत महत्वपूर्ण डिबेट हो रही है, अपना पक्ष समाजवादी पार्टी रख रही है, उनको रखने दीजिए, काउंटर कराएंगे विश्वेंद्र जी से। जी 2012 में, हाँ जी अपनी बात रखिए सर जी, जब आप सत्ता में आए तो कितना उस वक्त गन्ने का मूल्य था, आपने कितना किया था, आप क्लियर करें। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल से किसानों के अंदर गन्ने के भुगतान को लेके किसी भी तरीके का कोई इस तरह का आक्रोश नहीं था। हमने गन्ने के दामों को बेहतर तरीके से बढ़ाया। सर अब देखिए भाषण मत दीजिए। 3 साल डिले चल रहा था सर, मैं भी यूपी से ही हूं सर, 3 साल डिले चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हर चीज को बेहतर करने का काम किया और ये किसानों के, लेकिन बकाया नहीं दिया। 10 बार मैं उनके आंदोलन में उनकी तमाम सारी बातों में सुन चुका हूं। अब आप यहाँ फंस गए, अब आप यहाँ फंस गए, अब आप यहाँ फंस गए। वो स्पष्ट रूप से मेरे पास आंकड़े नहीं है। हाँ ये हो सकता है, ये आपका तर्क हो सकता है। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, मैं आ रहा हूँ सर। सूर्य प्रकाश जी, आपने कितना गन्ना भुगतान किया? आपने कितना गन्ना भुगतान किया और कितने गन्ने के दाम बढ़ाए? इसके बाद हम विश्वेंद्र जी के पास चलेंगे, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। बोलिए सूर्य प्रकाश जी, कितने गन्ने के दाम बढ़ाए आपने? हाँ अंजनी जी, यहाँ पर जिस प्रकार से बिगर आंकड़े नहीं, इनके पास आंकड़े हैं ही नहीं। अरे आप अपना बताइए सर, दर्शक देख रहे हैं हमारे, क्लियर करिए ना, क्लियर करिए। 1,58,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया है। हाँ पिछले 10 साल से हुआ था। ठीक है, इनके राज्य में 70,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान हुआ है, तो डबल हमने गन्ना भुगतान। हाँ ये तो है, ये पॉइंट ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज बता देता हूँ। हाँ। माला, पिपराइच, मुंडेरवा में नई चीनी मिले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। साथ में 20 चीनी मिले, उनका विस्तारीकरण किया और आधुनिकीकरण भी किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया
जो है लोन का वो भी माफ किया था। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए अच्छी बात है। देखिए सपा ने भी अपना तर्क रखा, बीजेपी ने भी रखा। अब हम अपने समीक्षक के पास चले चुके, हम आखिरी पड़ाव पे आ गए सर। ये दंगाई, ये देखिए आप दंगाई हिंदू, देखिए बहुत अच्छी डिबेट चल रही है सर। आप लोग देखिए, अब आप लोग विकास करते हैं तो दंगाई पाकिस्तान बीच में क्यों लाते हैं? यही तो आप लोगों की कमी है सूर्य प्रकाश जी। अगर आप गन्ने की भुगतान की बात करते हैं तो बीच में दंगाई कहां से घुस जाते हैं आप लोग? ठीक है, अरे छोड़िए मुद्दों पे बात करिए सर, मुद्दों पे बात करिए। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है, आप लोग मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? आप लोग मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? बीजेपी के लोग, आप लोग क्यों जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं? अगर हमने सवाल पूछा गन्ना पे तो आप दंगाई फिर क्यों आ गए बीच में? क्या आप ध्रुवीकरण करके चुनाव लड़ेंगे? ऐसे चुनाव लड़ेंगे सर आप? अरे आपको अपने विकास पे भरोसा नहीं है, अपने विकास पे भरोसा नहीं है आपको, अपने विकास पे भरोसा नहीं है आपको। ठीक है, चलिए विश्वेंद्र जी आपके पास आएंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई हमने 68 रुपया दाम बढ़ाया, बीजेपी की तरफ से करीब 35 रुपए दाम बढ़ा। तो आप क्लियर करिए उनके जमाने में कितना दाम बढ़ा था, कितना भुगतान बकाया था? क्योंकि मुझे भी याद है, क्योंकि मेरे भी पिताजी गन्ना खेती ही करते हैं, 3-3 साल पेमेंट नहीं आती थी। तो अब दोनों का आकलन आप करिए। एक तो पहले समाजवादी पार्टी पहले सरकार में थी 12 से 17, इसके लिए उनका बताना चाहूंगा। हाँ, गन्ने का जो रेट था भारतीय जनता पार्टी के लगभग ही उन्होंने बढ़ाया था, कुछ कारण थे, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। हाँ वो मुझे याद है, वो कोर्ट में फटकार लगाई थी जी। हाँ। लेकिन दुख का विषय है कि ये चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, ध्यान रखे जनता जवाब देगी। आपको बहुत बड़ा एहसान किसी ने नहीं किया। गन्ने के जो दाम दिए हैं आपने, ये जो भाव रुका हुआ, सॉरी जो उसके पैसे दे रहे हैं आप, वो उसका दाम है जो उसने फसल उगाई है। कि हमने 1 लाख करोड़ दे दिए, 2 लाख करोड़ दे दिए, अरे भाई उसकी कीमत है भाई वो। आपने कौन सा एहसान कर दिया उसके ऊपर? आपने सब्सिडी दे दी उसको। आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र छोड़ दिया, आप उत्तर प्रदेश में आइए, आइए घूम के यूपी में। आप किसान उत्तर प्रदेश में आइए। गलत बीजेपी के पैनल्स की गलत बात है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं निष्पक्ष आकलन कर रहे हैं सर, वो निष्पक्ष आकलन कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के लोग बता रहे हैं, सब सारी बातों को आकलन कर रहे हैं। बोलिए, कृपया सुने। 14 दिन में गन्ने के पेमेंट की बीजेपी वाले, कृपया सुने। स्काइप पे है, दिक्कत होगी नहीं, दर्शक समझ पा रहे हैं आपकी बात। हाँ, 14 दिन में गन्ना पेमेंट देने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 20 सभाओं में। हाँ। अरे भाई 14 दिन में दिया है क्या आपने? क्यों झूठ या टीवी पे दिखा रहे हो? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। 14 दिन में नहीं दिया आप लोगों ने। कितने दिन में दिया? अच्छा कितना भुगतान हो गया? जो बकाया था कितना भुगतान हो गया सर? देखो सर, ये तो सत्य है कि देखो ये सत्य है कि पहले से डबल तो हुआ है, लेकिन गन्ना भी तो किसान ने दिया है ना। तो गन्ने का दाम मिला उसको, उसने ज्यादा गन्ना दिया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, दूसरी सूर्य प्रताप प्लीज, दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल एहसान ना दिखाए कोई भी पार्टी कि किसान को उसका दाम। चलिए सर, हमारे पास इतना ही समय था। नहीं रमनीश जी, हमारे पास इतना ही समय था, माफी मांगेंगे आपसे। इस बात से मैं सहमत हूं कि गन्ना के किसानों को जो भुगतान किया गया था वो उसके ऊपर एहसान नहीं किया गया, ये बात सच है। हमारे पास इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, अपना कीमती वक्त दिया। मनोज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सूर्य प्रकाश जी आपका, रमनीश जी आपका, विश्वेंद्र सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो अब देखिए जाटलैंड में किस तरीके से चक्रव्यूह रचा जाए, अपने पुराने मतदाता को अपने पाले में लाया जाए, इसके लिए अमित शाह ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और जिस तरीके से सिवाल खास में आरएलडी और समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा मतभेद हुआ है और बसपा ने अपने उम्मीदवार को वहां उतारा है, ये गेम थोड़ा सा बदल रहा है। देखना यह होगा कि इसका कितना असर पड़ता है पहले और दूसरे चरण के चुनाव पर।